और जहाँ पे ये फाई क्या है, फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, चार्जेस ऑन कंडक्टर रिसाइड ओनली ऑन इट्स सरफेस। जो चार्जेस होंगे वो हमेशा के लिए हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो चार्जेस के बीच में दूरी है ना, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज, इनके बीच में आर दूरी है तो 1/r² होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ। अब देखो आपने ये बार मैग्नेट है पढ़ रखा है। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ करती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जो इस सरफेस के थ्रू, इस हाइपोथेटिकल सरफेस के थ्रू गुजरने वाला फ्लक्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो Q/ε0 होगी, ठीक है। वो यानी कि 1/ε0 होंगी उस चार्ज के जो कि अंदर रखा गया है। तो 1/ε0, तो ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q, यानी कि Q/ε0। आगे बढ़ जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट लिया आपने एक मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट को बीच में से कट किया तो वो इस तरह से बन जाएगा। आपने बीच में से कट किया वो इतना बन जाएगा, वो आपने इस तरह से कट किया वो इतना बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, साउथ और नॉर्थ पोल फिर भी एग्जिट करेंगे, चाहे आप बार मैग्नेट को कितना काट लें, लेकिन वहाँ पे अगर वो छोटा सा भी होगा ना तो वहाँ पे साउथ टू नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है मेरा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ये जो थ्योरी है ना इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, मेरा काम केवल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वन शॉट में वरना टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको ये भी थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देख लेते हैं। ये आपने यहाँ पे कोई रखा, यहाँ पे आपका ये मैग्नेट है। अब जैसे जब आपको पता है कि मैग्नेट के चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कि नहीं होती है। तो जितना ज़्यादा आप इसको मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाएंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होंगी, ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। और जितना आप इसको पीछे ले जाएंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होंगी और उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि और उतना ही कम ईएमएफ बनेगा। जितना दूर मैग्नेट उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उतना ही कम वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कोइल में, इतना समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरह से फ्लक्स ही होता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पार्टिकुलर एरिया के थ्रू वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बनेगा, हम कह सकते हैं ये। जितना दूर मैग्नेट होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जितना ही दूर ये मैग्नेट इस कॉइल से होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही कम फ्लक्स होगा और उतना ही कम ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि E = -dφ/dt। माइनस किसके लिए लगा रहा हूँ मैं, माइनस लगा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। E इज EMF यानी कि E = -dφ/dt। अब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDL = -dφ/dt ये कैसे आया, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था कि EMF के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
कि जो वो dV/dl होती है। और यहाँ से देखिए EMF ऑल्सो ए टाइप ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, EMF भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से E = dV/dl। तो अगर मैं यहाँ से dV की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा EdL। तो ये हो गया मेरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन EdL = -dϕ/dt। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही संख्या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड = मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगला नियम आता है आपका, अगला इक्वेशन आती है मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किट लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किट लॉ ये क्या कहता है? आपने एम्पियर सर्किट लॉ में क्या करा था, क्या पढ़ा था? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है शायद ये। एम्पियर्स लॉ में क्या कहता है कि BDL B और DL का डॉट प्रोडक्ट = μ0I। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL = μ0I इनक्लोज्ड। ये आपका क्या था? एम्पियर्स सर्किट लॉ था। अब ये एम्पियर्स सर्किट लॉ का रोल था, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है एम्पियर सर्किट लॉ का। अब मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को पढ़ोगे तो क्या है? μ0I। अब यहाँ पे ये अकेला I नहीं है, I इज़ अ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, इन दोनों का सम है, क्योंकि दोनों ही करंट्स फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आपने क्या किया उसमें उस सर्किट में क्या था? मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म वाले में केवल कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा था, केवल करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला करंट, एक कंडक्शन वाला करंट। ठीक है। तो इसको मैंने पुट किया यहाँ पे I = IC + ID, ये पुट किया मैंने, ये आ गया। तो ID बराबर कितना आ जाएगा अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से? ID का वैल्यू हमने पिछले उसमें निकाला था, आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट में कि ID = ε/dφ/dt। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो हमें मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ मिल गया। मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किट लॉ हमें मिल गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। और इनकी जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड लाइक अ लाइट। ओके, इसकी स्पीड लाइट की तरह ही होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज मेड अप ऑफ perpendicular electric and magnetic field and their direction of electromagnetic wave is made up of perpendicular electric and magnetic field and direction of propagation is perpendicular to both fields, thus we name it transverse wave। इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इस तरह से जो, और इसमें क्या होता है, उसने एक गहरी बात बोल दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये हो गई ये, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ये हो गई। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं कलर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ कि ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से ट्रेवल हो रही है। ओके, इस तरह से ये ट्रेवल हो रही है, देख लीजिए आप। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ऑल्सो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में, कि जिस डायरेक्शन में ये चल रही हैं, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है, चल रही है, मतलब कि ट्रेवल कर रही है, उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तो अपनी डायरेक्शन के प्रोपगेशन होती परपेंडिकुलर होती है। देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर हैं ही एक दूसरे के, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये चल रही है,
जिस डायरेक्शन में इसकी प्रोपगेशन हो रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ट्रांसवर्स वेव। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड। इसकी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है ना, ये उन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की उसमें परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों फील्ड के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। कौन होती है? इसकी डायरेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका फेज़ सेम है, सेम फेज़ है, एनर्जी सेम है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल क्यों सेम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, फेज़ का मतलब एक तरह से अवस्था, जो अवस्था इसकी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो अवस्था इसकी है वही अवस्था इसकी है, जो अवस्था इस इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही अवस्था इस मैग्नेटिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख सकते हैं इनकी अवस्थाएं सेम है, इनकी अवस्थाएं सेम है, मतलब इनकी पोजीशन सेम है। तो फेज सेम हो गया, एनर्जी भी सेम रहेगी। अब बात याद रखना, इनकी एनर्जी भी सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन याद रखना मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, मैग्नेटिक चेंजिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये बात भी एक पॉइंट में आप लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा स्ट्रोंगर होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला E=BC इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब कहानी आ जाती है इसकी प्रोडक्शन की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, एक तो रेस्ट चार्ज, एक मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि अगर कोई चार्ज इस तरह से रेस्ट पे है, इस तरह से कोई चार्ज रेस्ट पे है, तो उसके आसपास का माहौल बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो चार्ज अपने चारों ओर एक तरीके का फील्ड बना लेता है। जिस प्रकार मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी प्रकार एक चार्ज एट रेस्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं मूविंग चार्ज को। मूविंग चार्ज में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड। देखिए, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होगा। मूविंग चार्ज में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज का और एक एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब कुछ, मूविंग चार्ज का मतलब चार्ज मोशन में होना चाहिए,